नमस्कार। खबर दुनिया में आज देखेंगे, चीन ने घटाई अपने सैनिकों की संख्या, डोनाल्ड ट्रंप से खुश हुए किम जोंग उन, धूमकेतु यानी कॉमेट्स की धूल के लिए अमेरिका और जापान में लगी होड़ और चीन में खो रही है लोगों की मुस्कुराहट। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे एक और अजीबोगरीब शादी। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। चीन हमेशा दुनिया पर अपना दबदबा दिखाता है, कभी अपने व्यापार के कारण तो कभी अपनी सेना के दम पर। लेकिन चीन ने अपने थल सैनिकों की संख्या करीब 50% कम कर दी है। आखिर क्या है इसकी वजह कि चीन ने आर्मी के आकार को छोटा कर दिया? आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि चीन आर्मी में कटौती कर नेवी और एयरफोर्स को मजबूती देने के लिए काम कर रहा है। यह सब कुछ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA को आधुनिक फोर्स में तब्दील करने की रणनीति के तहत हो रहा है। PLA द्वारा किए गए बदलाव पर लिखी एक फीचर रिपोर्ट में कहा गया कि PLA के इतिहास में यह अभूतपूर्व डेटा है। आर्मी अब PLA की संख्या 50% घटाएगी, जो कि हमारी नॉन कॉम्बैट यूनिट का लगभग आधा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में PLA ने अपने सैनिकों की संख्या कम की है, जो कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू किए गए मिलिट्री सुधार का एक हिस्सा है। लेकिन फिर भी 20 लाख सैनिकों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स बनी हुई है। शंघाई के मिलिट्री विशेषज्ञ नी लेकियांग ने कहा, इसका मतलब है चीनी सीमा पर दुश्मन सैनिकों से लड़ने में नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल यूनिट अब ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हवा, स्पेस और साइबर स्पेस के क्षेत्र में आधुनिक वॉरफेयर से दबदबा पैदा होता है, इससे थल सेना का महत्व कम हो जाता है। उन्होंने बताया कि पहले PLA में कई अधिकारी थे, इस उलटफेर में सभी अधिकारियों को या तो नया पद दिया जाएगा या फिर ये बेकार हो जाएंगे। आपको बता दें कि चीनी मिलिट्री की 5 यूनिट्स हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स हैं। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के अंतर्गत साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को देखा जाता है। PLA की स्थापना 1927 में रेड आर्मी के रूप में हुई थी और इसने 1949 के सिविल वॉर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। 1950 से 2005 के बीच भी बड़े उलटफेर में इसने अपना दबदबा दिखाया है। चीन ने अपने सैनिकों की संख्या कम की है, लेकिन इसका मकसद भी सैन्य ताकत को बढ़ाना ही है। यानी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसे समझना जरूरी है। और यही बात वेनेजुएला पर भी लागू होती है, जहां पहले निकोलस मादुरो ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और अब विपक्ष के नेता ने भी खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है, इसे भी समझना जरूरी है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने जब से दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है और इसके बीच अब देश में तख्ता पलट जैसी स्थितियां बन गई हैं। विपक्ष के नेता जुआन गुइदो ने इन प्रदर्शनों के बीच खुद को देश का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें देश के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में मान्यता भी दे दी। गुइदो के ऐलान के बाद ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा, वेनेजुएला के नागरिकों को देश की असंवैधानिक मादुरो सरकार के कार्यकाल में लंबे वक्त तक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में मैं आज वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जुआन गुइदो को वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे रहा हूं। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा, अमेरिकी घर जाओ, हम उन्हें अपने देश के मामलों में दखल देने नहीं देंगे। इधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ऐसा तानाशाह बताया था जिनके पास सत्ता में रहने का कोई वैध दावा नहीं है। वहीं राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा पिछले गुरुवार कर दी। मादुरो ने काराकस में हजारों समर्थकों से कहा, मैंने अमेरिका की साम्राज्यवादी सरकार से राजनयिक और राजनीतिक संबंध तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, दफा हो जाओ, वेनेजुएला छोड़ो, ये इसी लायक है, लानत है तुम पर। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम भी दिया है। वेनेजुएला के आंतरिक मसले पर अमेरिका की इस दखलंदाजी पर राष्ट्रपति मादुरो की नाराजगी जायज है। ट्रंप के बयानों और व्यवहार से कई लोग खफा हैं, लेकिन हाल ही में उत्तर कोरिया के शासक ने उनकी पहल पर संतोष जताया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शिखर वार्ता से पहले उनकी ओर से मिले पत्र पर बेहद संतोष जताया है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम ट्रंप के साथ बैठक से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। किम का दाहिना हाथ कहे जाने वाले नेता किम योंग चोल ने पिछले हफ्ते ही ट्रंप से वॉशिंगटन में मुलाकात की थी। दरअसल अमेरिका और उत्तर कोरिया निरस्त्रीकरण पर एक समझौता करना चाहते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच
बीच दशकों से चली आ रही शत्रुता को कम किया जा सके। दोनों नेताओं ने पिछले साल जून में सिंगापुर में पहली मुलाकात की थी। इसमें किम ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने का वचन दिया था। इससे पहले ट्रंप ने बीते शनिवार बिना विस्तृत जानकारी दिए कहा था कि सम्मेलन की जगह तय हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने फरवरी में सम्मेलन होने की बात की है। इस धरती पर अपनी ताकत दिखाने की होड़ से दुनिया की शांति भंग होने का खतरा बढ़ता है। अच्छा है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया इस बात को समझ रहे हैं। वैसे अमेरिका धरती के अलावा आसमान पर भी अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन इस बार धरती के पार उसके सामने जापान है। चांद और मंगल पर जीवन की तलाश में अंतरिक्ष विज्ञानी काफी लंबे समय से लगे हैं, लेकिन अमेरिका और जापान में धूमकेतु यानी कॉमेट से धूल लाने की होड़ भी लगी हुई है। इसके लिए इन दोनों देशों ने अपने अपने अंतरिक्षयान छोड़ दिए हैं, जो अगले साल तक ये कारनामा कर सकते हैं। आपको बताएं कि हमारे सोलर सिस्टम में करीब 5 लाख कॉमेट्स हैं और इनमें से केवल 7,000 ही पृथ्वी के करीब हैं और इन 7,000 में केवल 192 से धूल के नमूने इकट्ठा लेकर वापस आने की संभावना है और इन 192 में भी केवल 5 ही ऐसे कॉमेट्स हैं जिनमें कार्बन की अधिकता है और वे पृथ्वी से ज्यादा नजदीक हैं। इन 5 कॉमेट्स में से राइगू और बेनू नाम के कॉमेट से धूल लाने की कोशिशें चल रही हैं, जहां जापान ने राइगू के लिए हायाबुसा 2 नाम का अंतरिक्षयान 3 दिसंबर 2014 को छोड़ा, जो पिछले साल जून में राइगू पर पहुंच गया और वहां से नमूने लेकर अगले साल यानी 2020 में ये धरती पर पहुंच जाएगा। वहीं अमेरिका बेनू नाम के कॉमेट से धूल लाने की तैयारी में है। राइगू से जापान केवल 3 मिलीग्राम धूल लाएगा, जो चावल के 3 दानों के बराबर वजन की होगी, जबकि बेनू से अमेरिका का ओरिसिस REX नाम का यान करीब 2 किलो धूल लाएगा। आपको बता दें कि ओरिसिस को सितंबर 2016 में छोड़ा गया था, जो बेनू पर दिसंबर 2018 में पहुंच गया है। ओरिसिस के 24 सितंबर 2023 को धरती पर आने की संभावना है। अच्छी बात यह है कि जापान और अमेरिका अपने अपने अंतरिक्ष यान द्वारा लाई गई धूल का कुछ हिस्सा एक दूसरे को उपहार में देंगे ताकि रिसर्च और अच्छे से हो सके। जापान और अमेरिका के अंतरिक्ष से इस मिशन धूल से उम्मीदों के कौन से फूल खिलते हैं, ये देखना रोचक होगा। वैसे आसमान में चांद तारों के साथ विज्ञापन भी चमकते दिखें तो ये नज़ारा भी अनूठा ही होगा। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए हमेशा नए रास्ते तलाश करती हैं, इसलिए एक रूसी स्टार्टअप ने नई योजना पेश की है जिसमें आपको आसमान में चांद तारों के बगल में विज्ञापन भी दिख सकते हैं। स्टार रॉकेट नाम की रूसी स्टार्टअप कंपनी के मुताबिक जैसे लोग आसमान में चांद को देखते हैं, वैसे ही अब विज्ञापन भी देखे जा सकेंगे। इसके लिए रॉकेट से छोटे छोटे सैटेलाइट भेजे जाएंगे जो धरती के ऊपर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएंगे। इन सैटेलाइट को क्यूबसेट कहा जाता है और ये टिश्यू बॉक्स के आकार के होते हैं। इन विज्ञापनों को धरती पर रहने वाले करोड़ों लोग एक साथ देख सकेंगे। ये दिन में 10 या इससे अधिक बार दिखाई देंगे। स्टार रॉकेट कंपनी के CEO व्लादिन सितिनिकोव के मुताबिक सैटेलाइट सूरज की रोशनी से चमकेंगे, जिससे विज्ञापन के शब्द या लोगों की आकृतियां दिखाई देंगी। कंपनी अपना टेस्ट प्रोजेक्ट 2021 तक लॉन्च करेगी। सितिनिकोव ने कहा कि उन्हें एलन मस्क के SpaceX प्रोजेक्ट की सफलता से काफी प्रेरणा मिली। उन्हें लगा कि कुछ भी संभव है। वहीं जनवरी 2018 में एक अन्य अमेरिकी कंपनी रॉकेट लैब ने भी डिस्को बॉल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ये वो प्रोजेक्ट था जिसके बाद सितिनिकोव ने अंतरिक्ष में बिलबोर्ड लगाने का फैसला किया। हालांकि पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े कुछ समूह उनके इस प्रोजेक्ट का विरोध भी कर रहे हैं। अंतरिक्ष कचरे पर साल 2000 से अध्ययन करने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर पैट्रिक सीट्जर का कहना है, अंतरिक्ष में कचरा और कबाड़ की तादाद बढ़ती जा रही है। US एयरफोर्स के मुताबिक अंतरिक्ष में इस समय तकरीबन 20,000 ऑब्जेक्ट्स चक्कर काट रहे हैं। इनमें से केवल 10% सक्रिय सैटेलाइट हैं, बाकी निष्क्रिय हैं या पुराने रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट के हिस्से हैं। धरती के बाद इंसान अब अंतरिक्ष में भी पॉल्यूशन फैला रहा है। चीन में तो इसी पॉल्यूशन की वजह से लोगों की मुस्कुराहट गुम हो रही है। चीन में हाल ही में हुए एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि वायु प्रदूषण के चलते लोग अपनी मुस्कुराहट खो रहे हैं, वो खुश नहीं रह पा रहे और उनका मूड लगातार बिगड़ रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन के कण चीन की हवा में बुरी तरह घुलकर इसे जहरीला बना चुके हैं। चीन में अंधाधुंध औद्योगिकरण और बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों का संचालन इसकी मुख्य वजह है। एक अध्ययन में कहा गया कि वायु प्रदूषण के दिनों में लोगों का व्यवहार बेहद खराब हो जाता है। वे चिड़चिड़ाते हैं, क्रोधित होते हैं और खतरनाक गलतियां तक कर डालते हैं, जिसके बाद वो पछताते भी हैं। शहरी इलाकों में यह परेशानी ज्यादा है। MI यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर सिक्यूई झेंग ने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल इस स्टडी के लिए किया, जिसके आधार पर चीन के 144 शहरों में किए गए 2014 में 20 करोड़ मैसेज और 2018 में 455 करोड़ मैसेज का अध्ययन किया गया। इसमें प्रदूषण और खुशी का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।
शोधकर्ताओं ने पाया कि जब जब वायु प्रदूषण से जुड़े आंकड़े ऊंचे रहे, तब इस दौरान चीन के लोगों की खुशियों का ग्राफ नीचे आया। ये मैसेजों के तुलनात्मक अध्ययन में पता चला। प्रदूषण के दौरान महिलाओं का मूड ज्यादा खराब रहने की बात भी सामने आई है। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। दुनिया में प्यार मोहब्बत की कई रोचक कहानियां सामने आई और इनमें से कुछ जब शादी के मुकाम तक पहुंचती हैं तो वो और भी रोचक हो जाती हैं। लेकिन इंग्लैंड में तो प्यार और शादी का एक अलग ही किस्सा सामने आया है। इंग्लैंड के डेवोन शहर की रहने वाली पास्कल सेलिक एक रजाई के प्यार में ऐसी गुम हुई कि उन्होंने उस रजाई से ही शादी करने का फैसला लिया। सिंथेटिक फाइबर और फेदर से बनी इस रजाई से 49 साल की पास्कल ने धूमधाम से शादी करने का प्लान बनाया है, जिसमें नाच गाना खाना सब होगा। इस शादी का कार्ड भी छप चुका है। उन्होंने अपनी वेडिंग से जुड़ा एक वीडियो बनाया जिसमें वो कहती हैं, लोग इस शादी को जज करेंगे लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो रजाई के बिना रह सकता हो। मेरी रजाई से मेरा अनोखा रिलेशनशिप है, वो हमेशा मेरे साथ रहती है और मुझे गले लगाती है। मैं अपनी रजाई से इतना प्यार करती हूँ कि लोगों को बुलाकर इससे शादी करना चाहती हूँ। इन दोनों की शादी 10 फरवरी को डेवोन के द ग्लोरियस आर्ट हाउस में आयोजित होगी। इस शादी के लिए पास्कल ने एक ड्रेस कोड भी रखा है जिसमें मेहमानों को गाउन, पैजामा और स्लीपर्स पहनकर आने को कहा गया है। और इतना ही नहीं, साथ में टेडी बियर और हॉट वाटर बॉटल्स भी लाने कहा गया है। इस अनोखी शादी पर हम तो इतना ही कह सकते हैं कि रजाई और बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।